अब ये GNS3 में आपके दो पार्ट है, एक जो डायरेक्ट बेस मशीन पे डल, यानी आपका जो से विंडो 10 वगैरह जो भी है आपके लैपटॉप में, कौन सा विंडो है? विंडोज 10। विंडो 10। तो विंडो 10 के ऊपर आप GNS3 एप्लीकेशन डाल सकते, बेस मशीन पे GNS3 एप्लीकेशन डल जाए। ठीक है। अब इसका एक और दूसरा आता है, क्योंकि जनरल है कि हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बेस पे थोड़ा लोड ना पड़े, इसके लिए हम करते हैं कि भाई कि VM पे भी चलाना है। तो इसके लिए VM नेटवर्क पे यानी VMware पे आपको GNS का VM डाउनलोड करना है, यानी GNS का वर्चुअल। तो GNS के दो आते हैं, एक GNS3 का एप्लीकेशन आएगा और दूसरा आएगा GNS का वर्चुअल मशीन। अब इस एप्लीकेशन को इस GNS VM के साथ लिंक अप करना है। लिंकअप क्यों करना है? ताकि मेरा कोई भी जो भी मैं प्रोसेस करूं, या जो भी मैं अगर मान लो राउटर वगैरह या जो भी चीज ऐड करूंगा, वो रन जो हो ना वो VMware पे रन, मेरे बेस मशीन पे उतना लोड ना डाले, वो VMware पे डाले। अब GNS3 एप्लीकेशन जब डालते हो तो ये पहली बार जो उठाएगा वो उठाता है आपका डेस्कटॉप। ठीक है। अब ये GNS3 को GNS VM के साथ अगर लिंक कर देते हो तो जैसे ही GNS3 ऑन करोगे VM भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। ठीक है। जैसे सपोज करो अभी मैंने सिस्टम पे कोई VM नहीं, मतलब VM ऑन नहीं किया, VM है डला हुआ, मैं ऑन करके दिखा दूं। ये वर्कस्टेशन है और इसमें GNS VM3 का मेरा मशीन भी बना हुआ है, लेकिन अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, GNS3 का जो मेरा एप्लीकेशन डला हुआ है, जो डायरेक्ट सिस्टम पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ, इस GNS3 को ऑन करते ही अब इसका कंसोल खुलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सर्वर समरी में, यहाँ जब आएगा यहाँ दो आएंगे, एक आएगा क्योंकि ये GNS3 डेस्कटॉप पे चल रहा है तो यहाँ डेस्कटॉप होना चाहिए। ये हो गया लोकल सर्वर होस्ट पे कनेक्ट कर, ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, ये होगा। अभी बोल रहे हैं नया प्रोजेक्ट बनाओ, बोला ठीक है एक नया प्रोजेक्ट बना देते हैं। ओके। अब देखो ये ओके करते ही यहाँ पे देखो डेस्कटॉप वाला ऑन हो गया। अभी देखो VM अपने आप ऑन हो रहा है, VM मैंने कोई ऑन नहीं किया, देखो ये अपने आप ऑन हुआ। ठीक है। अब ये ऑन होने तो मैं खाली मिनिमाइज कर ले रहा हूँ, तो ये देखो डेस्कटॉप वाला रन अप तुरंत हो गया जैसे ही प्रोजेक्ट बनाया। और ये VM को क्या कर रहा है, GNS3 VM इज स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग हो रही है। तो स्टार्ट जब तक पूरा नहीं होगा अपने आप तब तक वो आएगा नहीं। तो अब मैं GNS VM3 दिखा दूं, ये GNS3 का VM है, ये स्टार्ट हो रहा है। वर्चुअल मशीन। हाँ स्टार्ट हो रहा है, तो अगर इधर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है GNS3 VM इज स्टार्टिंग। डेस्कटॉप को भी लेगा और VM को भी लेगा। अब VM ठीक है। पूरा स्टार्ट हो रहा है, जैसे देखो GNS3 VM स्टार्ट हो ही रहा है, होने दो थोड़ा। लास्ट लॉगिन दिखा रहा ना, April 16, 9:09 रात के 9 बजे हमने किया ही था लॉगिन। हम्म ठीक है। तो ये लास्ट लॉगिन। तो ठीक है, तो ये फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी हमें, जो GNS3 वर्चुअल मशीन की? मैं दोनों बता रहा हूँ, स्टार्ट होने तो भी स्टार्ट हो ही रहा है। हाँ अब यहाँ पर जो स्क्रीन आती है ना, हम्म ये स्क्रीन का मतलब है GNS VM स्टार्ट हो गया। ओके। अब VM में ये स्क्रीन पे तो कुछ काम कर नहीं सकते, तो काम करने के लिए तो एप्लीकेशन ही चलेगा ना। इसीलिए ये एप्लीकेशन में देखो, अब ये वाला भी है देखो, GNS3 VM भी स्टार्ट हो गया, ये दोनों स्टार्ट हो गए, डेस्कटॉप भी और GNS3 VM भी। हम्म अब आपको कुछ राउटर ऐड करनी है या कार करना है, तो उसको आप कहाँ पर चलाना चाहते हो, डायरेक्ट डेस्कटॉप वाला यूज करना चाहते हो या VM वाला यूज करना चाहते हो? तो ये आप जब इमेजेस ऐड होंगे
और इसको जब उठाकर यहाँ रखोगे तो ये पूछेगा। तो ये देखो ये किस पे चला गया, डायरेक्ट वीएम जीएनएस VM3 पे। ठीक है, क्या लिखा है देखो, अगर इस पे जाओगे तो रनिंग ऑन सर्वर GNS3 VM पे, क्योंकि कल वर्चुअल हमने मशीन। किया था तो ये अलाउ कर दिया था ना कि VM पे चले। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मान लो कोई और डिवाइस भी लेते हैं, अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं, वो इथरनेट स्विच लिया, अब स्विच लिया तो अभी यहाँ देखो, यहाँ पे पहला क्या ऑप्शन आ रहा है, प्लीज चूज अ सर्वर, कहाँ पर चलाना है, डेस्कटॉप पे या VM पे। डेस्कटॉप पे चलाना है तो आप डेस्कटॉप पे ले सकते हो, VM पे चलाना है तो आप VM पे ले सकते हो। ओके करोगे तो अब से स्विच जो भी ऐड होगा वो सारे कहाँ पे चलेंगे, VM। ठीक। ठीक है, एक बार हमने मैं कॉन्फ़िगर कर दिया मतलब वो हो गया। नहीं, वो तो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे आपने ये मतलब स्विच वगैरह हो गए, केबल्स वगैरह होगी, ये तो हो गया। बट ये फाइल कहाँ मिलेगी मेरे को, मतलब हाँ, अब वो तो आपने कल, इंस्टॉलेशन के लिए हाँ कल आपने अब सिस्को आईओएस अपडेटेड वगैरह फाइल भेजी, उसमें आई थिंक L2 L3 and 1 सारे स्विच थे उसमें। वो मैं अभी दोबारा दिखा दे रहा हूँ तुमको। हम्म। अब ये देखना है कि भाई कि कंफर्म करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप सर्च करोगे GNS3 डाउनलोड। ठीक है, तो ये आपको ऐप डाउनलोड का एक साइट देगा। तो GNS3 कहीं से भी ले लो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ से, आ गया उसका साउंड फोर्स। ठीक है, IO4 3D। ठीक है, GNS3 डॉक्यूमेंटेशन, GNS3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड, यहाँ से भी देखो, यहाँ पर डायरेक्ट दे रहा है डाउनलोड करने का, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। GNS3 की साइट पे जाओगे, डाउनलोड पे जाओगे तो आपको ये कम्युनिटी के अंदर में आ जाएगा। अब यहाँ से आपको जो वर्जन चाहिए, विंडोज का चाहिए तो विंडोज का डाउनलोड कर लो। ठीक है, मैक विंडोज जिसका भी चाहिए आपको, आप ये जिसका क्रिएट अकाउंट बोल रहा है। क्रिएट है, हाँ वो क्रिएट अकाउंट अकाउंट। तो बोलेगा। अगर अकाउंट क्रिएट बोल रहा है ना तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, मैं आपको बताता हूँ। ये जो फाइल गेटिंग होस्ट की यूसी। साइट है ना, हम्म। इस साइट पे आपको कोई अकाउंट क्रिएट करना नहीं है, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इस साइट पे आप जाओगे तो यहाँ से देखो, आप नीचे जाओ, आपको बोलेगा ये डाउनलोड GNS3 फॉर मैक, नहीं, ये डाउनलोड GNS3 लेटेस्ट वर्जन। ये डाउनलोड पेज पे आ गए। अब यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट डाउनलोड करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हम्म। यहाँ से डाउनलोड, ये तो हो गई एप्लीकेशन की बात, कि आप कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो। अब आती है दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं एग्जांपल, एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा चीज अगर मैं बात करूं कि भाई कि दूसरा मुझे क्या करना है, VM वाला डाउनलोड करना है, तो ठीक उसी तरह से आप इस पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप VM पे जाओगे, VM पे, और यहाँ लिखोगे मुझे GNS3 VM। ठीक है, GNS3 VMware वर्क स्टेशन का, ये रहा डाउनलोडिंग द GNS3 VM। ये साइट से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आपको साइट सर्च करना पड़ेगा, चाहे तो हम इसी को ले लेते हैं और कहीं कुछ जाना नहीं है। यू कैन ऑब्टेन GNS3 VM, यहाँ क्लिक करो। अब यहाँ पर देखो आपके लिए सारा कुछ आ गया, वर्चुअल बॉक्स, VMware वर्क स्टेशन का चाहिए या VMware ESXi का चाहिए, हाइपर वी का चाहिए, जिस पे आप बनाना चाहते हो। VMware पे बनाना चाहते हो तो VMware का डाउनलोड करो, वर्चुअल बॉक्स बनाया था तो वर्चुअल बॉक्स वाला करो। ठीक है,
अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है तो एक बार बना लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। और नहीं तो ऐसे फ्री साइट्स बहुत सारे मिलते हैं जहां से आप इजीली वीएम को डाउनलोड कर सकते। क्लियर हो गया ये? हाँ जी योगेश जी, क्लियर? क्लियर से क्लियर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आप वीएम कैसे डाउनलोड करेंगे। सर मुझे ये जानना है कि हम्म। मैंने वो राउटर स्विचेस के आईएसओ कहाँ से करना है? मुझे स्विच के आईएसओ नहीं मिल रहे थे। कल मैंने लिंक भेजा था, नहीं भेजा था? उसमें राउटर्स के है ना? नहीं, राउटर्स के भी हैं और स्विच के भी हैं। अच्छा, स्विच के भी हैं। हाँ, उसमें स्विच का जो नाम आएगा ना, वो हाँ नाम जी। आएगा आईओयू के नाम से। आईओयू। हम्म। अगर आईओयू डाउनलोड करते हो तो वो स्विच के होते हैं इमेज। ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट करते हो जो आईओयू नहीं होगा तो वो सारे आपके राउटर के लिए। आईओयू। ठीक है। ठीक है। और नहीं तो आपको सर्च करना है तो बड़े इजीली तरीके से आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे ठीक है। सीधे लिखो क्या चाहिए आपको, राउटर इमेजेस फॉर GNS3। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे साइट्स आपको देगा। सिस्को iOS इमेजेस फॉर डायनामिक्स, यहाँ से भी डाउनलोड मिल जाएगा आपको। और नहीं तो एक तो वो वाला है जिसके बेस पे, हाँ ये इस साइट पे पूरा लॉगिन है और इस साइट पे पूरा अवेलेबल है जीएनएस का VM। ठीक है, डाउनलोड इमेजेस GNS3 इमेज सीरीज के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है सिस्को के, जितने सीरीज के आपको चाहिए सारे आपको सीरीज यहाँ पर है। और नहीं तो सीधे इमेजेस पे ऊपर जाओगे तो ये देखो सारे, अब सिस्को 2600 3700 ये सब सारे जो हैं ये iOS जो दिख रहे हैं आपको। और इसमें स्विच का कैसे पता लगेगा? बता रहा हूँ, एक सेकंड मैं स्विच का भी दिखा दूँ। ये जो आईओयू दिख रहा है L2, कहाँ पे कहाँ पे? ये रहे सिस्को आईओयू। आईओयू L2 GNS3। ये मेरे हिसाब से यस। हाँ ये जो आईओयू है ना, जितने जी। जो भी आईओयू होगा वो हाँ समझ लो जी। आपका वो है, क्या बोलते हैं स्विच का है। हम्म। ये अभी एक बार और ये मुझे सेंड कर दीजिए इस पे। अच्छा, ये लिंक चाहिए तुम्हारे, मैं दे रहा हूँ। हाँ, मैं कल मैंने किया था बट वो मुझे मिला नहीं था तो। और नहीं तो आप सर्च करोगे ना, आपको सारा हाँ, मिल जाएगा। कल मुझे मिला नहीं था। अच्छा, फिर भी मैं इस लिंक को भेज दे रहा हूँ दोबारा। हाँ, ड्राइव का लिंक भेज दिया, इस ड्राइव पे जाओगे आपको सारा मिल जाए, आईओयू इमेजेस सारे के। और अगर नहीं हो रहा है तो बताना, मैं दूसरा भी दूंगा। ठीक है और भी सर। इमेजेस हैं वो सारे मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल के लिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, GNS3 का ही तो प्रैक्टिकल करना है, इसके ऊपर आप में। और नहीं तो स्विच की जरूरत जैसे नॉन नॉन मैनेजेबल स्विच तो मिल जाएगा, लेकिन मैनेजेबल के लिए हमें डाउनलोड करना ही पड़ता ठीक है सर। है। ओके, अभी कोई और क्वेश्चन है तो पूछो कल से रिलेटेड। नहीं सर, अभी आ गया आपको। अभी हो गया ना? तब ये समझ में आ गया ना GNS के दोनों पार्ट क्या है। यस सर। अब लिंक करना है, अगर मान लो जब इंस्टॉलेशन कर रहे हो लिंक हो गया तब तो ठीक है। अगर लिंक नहीं हो रहा है तो आपको कहाँ जाना है, फाइल में जाना है, सॉरी एडिट में जानी है, प्रेफरेंसेस में जाना है। यहाँ पर GNS3 का VM आएगा, इसे एनेबल रखना है।
ठीक है। और वीएम में कौन सा जीएनएस है, देखो इस वीएम में आपके 3 इंस्टॉल है ना, विंडोज 10 इंस्टॉल था, सर्वर था और जीएनएस 3। तो जो इंस्टॉल है, जो जिस पे आपको करवाना है वही यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो इसमें जाओगे तो यहाँ पे 3 है ना, विंडोज 10 है, विंडोज सर्वर है और जीएनएस। तो जितने हैं आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और आप इसको अप्लाई करके यूज कर सकते। ठीक है। अब आइए डायनामिक्स में आईओएस राउटर्स को आप जितने राउटर यूज करना चाहते हो आप यहाँ ऐड कर लो। और अगर आपको आईओई डिवाइसेस ऐड करनी है तब वो यहाँ। सर ठीक एक है। और चीज मुझे कल इशू आ रहा था कि इसमें जो वो खुलता है CLI, वो मुझे हाँ, उसमें जो CLI ओपन करना है तो वो उसको कैसे होगा ओपन? उसमें ना मुझे एरर आता था कि उसमें मेल आईडी डालो आप। मेल आईडी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सही कॉन्फ़िगर होगा कोई मेल आईडी की जरूरत नहीं है। एक बार ये ओपन करना सर इसका। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंसोल। कंसोल, हाँ जी हाँ जी, मैंने भी कंसोल पे किया था तो वो सोलर कंसोल आ रहा था। कौन सा कंसोल? सोलर सोलर कंसोल, सोलर पुट्टी, सोलर पुट्टी। तो इसका मतलब आपने ये वाला कंसोल नहीं होगा, वो कुछ और होगा। आपने कहीं ऐसा तो नहीं कस्टम कंसोल या कुछ और ऑन कर लिया है? ऑक्सिलरी कंसोल भी है इसमें, ये तो काम नहीं करेगा। कस्टम कंसोल भी है, कुछ इस तरह का आ रहा था, ये रहा था क्या? सोलर पुट्टी आ रहा था ऐसे कुछ इसमें सर, नीचे करना है एक बारी उसी में। एक सेकंड। कस्टम कंसोल, हाँ। इसको नीचे करना है एक बारी, इसमें सोलर यहाँ पे पुट्टी। सोलर पुट्टी। हाँ ये वाला आ रहा था इसमें जब मैं तो आप इसको ओके गलत कर करता रहे था थे ना। ना। मैं बता हाँ रहा हूँ, हाँ। राइट क्लिक करोगे, हाँ एक है जी। आपका कस्टम कंसोल और एक है ओके। कंसोल। ओके। तो आप कस्टम कंसोल पे जा रहे थे। नहीं नहीं, सीधा मैं, मुझे लगता है डिफॉल्ट वही एक सोलर कंसोल डिफॉल्ट था उसमें। अब मैं अच्छा, चेंज कर लूंगा, अब मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है, मुझे पता लग गया सर। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पता लग गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी रविकांत जी, आ गए। और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अगर है तो पहले पूछते हैं हम। सर मैंने एक फोटो भेजी है, चेक करना जरा वो दोनों में से कौन सा है। आपके व्हाट्सएप के नंबर पे मैंने एक फोटो भेजा सर। जीएनएस 3 आईओवीएम और जीएनएस 3 नीचे वाला तो है, वो ऐप है। वो जो 174 MB का है, वो ही होगा फिर। वो तो वीएम का, लेकिन आपने कोई गलत वीएम लिया है। एक सेकेंड। तो वीएम की ही बारी है तो मैं आपको वीएम बताता हूँ। डाउनलोड्स में मैंने डाउनलोड किया सर था। इसका लिंक शेयर कर दो, मैं यहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ रुक जाओ, पहले मेरे को देख लेने दो। हम्म। तुमने कौन सा किया, मैंने कौन सा किया है। मेरा इस तरह का नाम आ रहा है और इसमें ओवा वगैरह तो कुछ है नहीं। एक सेकेंड, मैं ये आपको गेट लिंक। इनटू पीसी से तो नहीं करा आपने? हो सकता है, मैंने कहाँ से किया मुझे खुद नहीं याद है। मैं अभी करके गेट देखता हूँ। इनटू पीसी में तो आ ही नहीं रहा, मैंने चेक किया था। नहीं तो गेट इनटू पीसी में नहीं आएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ। नहीं आएगा, मैंने चेक किया। GNS 3 VM डाउनलोड। यहीं से है क्या?
यहाँ से डाउनलोड करो ये वाली लिंक से, मैं दे रहा हूँ। अभी जो लिंक भेजा है ना उस लिंक से डाउनलोड करो। सर ये जो है VMware वर्कस्टेशन एंड फ्यूजन, हाँ फ्यूजन यही वाला करना है। ये जो आ रहा है ना ये नीचे वाला देखो, सबके मिलेंगे ये SXI Hyper-V। 1.2 GB है, 1.2 GB। हाँ मैं वही तो बोला कि ये तो 174 MB में तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो कुछ और चीज दिखा रहा है। हम्म। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, ये वाला आपका मेन VM होगा, GNS पे अगर करना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। कोई और क्वेरी? कोई और क्वेरी नहीं है ना? नहीं सर। तो मेरा भी डाउनलोड हो गया क्या? मेरा दोबारा डाउनलोड हो गया, कोई बात नहीं। तो ये हो गई आपको इसके बारे में खत्म। चलो फिर अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, अगला करते हैं फिर हम। तो लास्ट वाले में से अब और कोई किसी को कोई क्वेरी है? ये तो समझ में आ गया, कोई और क्वेरी? नहीं है? ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था सबनेटिंग क्लास सी की, तो उसमें किसी को कोई क्वेरी है क्लास सी की सबनेटिंग में? प्रैक्टिस कर लिए थे? नहीं सर, प्रैक्टिस नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे उस समय मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सही बात है सर, मैं कंफ्यूजन में ही हूँ। देन वो सुबह मतलब ऑफिस के चक्कर में टाइम तो नहीं जब मिला। तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तभी कंफ्यूजन दूर होगा। हम्म। ठीक है, तो फिलहाल हम राउटर वाले पे ही आगे बढ़ते हैं फिर। नया सिस्टम। ये JNS वाला भी समझ। अब हम लोग आते हैं राउटर के ऊपर कि राउटर किस तरह से वर्क करता है, और उसके बोल सकते हो फिजिकल कनेक्शंस, या उसके फिजिकली किस तरह से काम हो सकता है, उसमें कितने पोर्ट्स होते हैं, क्या पोर्ट्स होते हैं, किस तरह से वर्क होता है, ये सब सारे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वही, एक सेकेंड जरा।
चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक वो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बता दूं कि इसके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स या इसके एक्सटर्नल में पोर्ट्स क्या क्या है, और कुछ थोड़ा इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको पता चले। ठीक है, जैसे ये है तुम्हारा इंटरनल कंपोनेंट। मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ा था कि इसके रैम होते हैं, रोम होते हैं, ठीक है, सीपीयू होती है, फ्लैश रोम होती है, और बाकी तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स उसके दिखाए हुए हैं कि इस पार्ट में, जैसे यहाँ पर देखो, दिस इज द, ये जो सेंटर में है ये है प्रोसेसर। तो मैंने आप लोग को प्रोसेसर के कुछ नाम बताया था कि दो कंपनियां हैं जो प्रोसेसर डेवलप करती हैं राउटर्स के। उन कंपनियों के नाम कोई बता, याद है तो बता सकता है? एक तो मोटरोला कंपनी, कौन सा? मोटरोला की कोई कंपनी। और कोई ट्राई करेगा? सर वो रवि सर ने बोल दिया ऑलरेडी, वही मेरे को याद। कौन सा? मोटरोला? एक नोकिया भी बोला था आई थिंक सो आपने। नहीं, मोटोरोला, और एक और बताया था मैंने आप लोग को, ओरियन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं छोटे छोटे कंपनी, बट इसके प्रोसेसर के मेनली यही दो बड़े कंपनी जो बोलते हैं, मोटोरोला एंड ओरियन। ठीक है, जो ज्यादा इसमें वर्कआउट करते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर में होते हैं इंटरनल पार्ट्स, वैसे इसके भी इंटरनल पार्ट्स हैं, बट हमें इंटरनल पार्ट से कोई लेना देना नहीं। सीरियसली बोला जाए तो हमारा ये वर्क नहीं है कि हमें इंटरनल पार्ट में, सीसीएनए में जाके हमें इंटरनल पार्ट ठीक करना है। ये हार्डवेयर रिपेयरिंग या हार्डवेयर का जो काम ज्यादा करते हैं उनके पास ये रहता है। हमें बेसिकली जानना है एक्सटर्नल पार्ट और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस। तो एक्सटर्नल पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो एक्सटर्नल पार्ट में इसको अगर हम डिवाइड करें, जैसे यहाँ पर देखो, ये एक्सटर्नल में है पावर कोड लगाने का, नहीं, पावर कोड कनेक्शन के लिए, और ऑन ऑफ बटन होता है इसमें। लेकिन ये दोनों तो खैर सभी में मिलेंगे, हर राउटर पे, लेकिन ये है मेन पार्ट कि इसमें अलग अलग पोर्ट्स, और इन पोर्ट्स का क्या क्या काम होता है उसके बेस पे हमारा वर्कआउट है। तो पहले हम समझ लेते हैं पोर्ट्स, ये कनेक्टिंग के लिए कि किस किस को कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे। अब इसमें जो होते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बोला जाता है। एक होता है एडमिन। ठीक है, एडमिन पोर्ट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो एडमिन पोर्ट्स में आपका आता है सबसे पहला, जिसे हम बोलते हैं कंसोल। ठीक है, कंसोल पोर्ट जिसमें भी होगा, चाहे वो राउटर हो चाहे वो स्विच हो, इस कंसोल पोर्ट से इजीली समझ में आ जाती है कि अल्टीमेटली जो कंसोल पोर्ट है वो पूरी कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए हमें फिजिकली अटैच करके हमें राउटर का एक्सेस प्रोवाइड करो। ठीक है, यानी अगर कंसोल पोर्ट है तो आप राउटर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हो राउटर विल बी मैनेज्ड थ्रू दिस पोर्ट। यानी फिजिकली अगर हम बात करें तो राउटर को मैनेज करने के लिए मुझे कंसोल पोर्ट की जरूरत है। कंसोल पोर्ट होगा तभी हम राउटर्स को मैनेज कर पाएंगे। अब ये कनेक्ट कैसे हो सकता है, ये भी मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, अब कंसोल पोर्ट होती है, जैसे यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर में होता है कंसोल पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट से आपके पीसी तक ये कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि राउटर्स पे कोई डिस्प्ले तो कनेक्ट होता नहीं है डायरेक्ट, कि आप डायरेक्ट डिस्प्ले करो, ये कोई सीपीयू नहीं है। तो हमें क्या है, एक थर्ड डिवाइस, यानी बोल सकते हो या तो लैपटॉप या डेस्कटॉप या कुछ इस तरह के डिवाइसेस का हम यूज करके राउटर के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन को हम स्क्रीन पर देख पाते हैं। लेकिन उसके लिए राउटर को आपके पीसी से कनेक्ट होना जरूरी है। तो राउटर से जब पीसी को कनेक्ट किया जाता है, तो राउटर पे तो होता है आपका कंसोल पोर्ट, और पीसी पे जो होती है वो होती है आपका सीरियल पोर्ट, जिसे हम कहते हैं DB9। यानी सीरियल पोर्ट लगभग सबने देखा ही है कंप्यूटर में।
डेस्कटॉप वगैरह में सीरियल पोर्ट में कितने पिन होते हैं, कोई बताएगा? एक जनरल क्वेश्चन। एक जनरल क्वेश्चन है कि भाई सीरियल पोर्ट में कितने पिन होते हैं? क्या बात है, कोई ये भी नहीं जवाब दे पाएगा क्या? सर बैंड है, जैसे किसी के 8 होते हैं, किसी के 5 होते हैं। ये तो हार्डवेयर का क्वेश्चन है, सिंपल। अभी आप लोग हार्डवेयर का भी नहीं पता, कनेक्ट कैसे करोगे? 9 होता है 9 सर। 9 वोट होते हैं सर। 9 DB9 जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब 9 ही होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, 9 जी। पोर्ट होते हैं ये सर। ठीक है। DB9 का मतलब हो गया 9। जैसे अगर मैं बोलता हूँ दिस इज हम्म। सीरियल पोर्ट का, अगर फोटो देखोगे ये है सीरियल पोर्ट, हाँ जी। 9 पिन का होता है, जिसमें आपका राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कनेक्ट किया जाता है। तो हमें पीसी पे ऐसा पोर्ट होना जरूरी है। अब जो मैं केबल इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछता है भाई कि केबल जो है, आप लोग जो ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कनेक्टर लगाते हैं, तो कनेक्टर लगाने का कोई स्टैंडर्ड है? क्या स्टैंडर्ड है लगाने का? हम्म। चलिए ठीक है, नहीं। स्ट्रेट केबल किस काम आती है? स्ट्रेट केबल किस काम आती है? फिर वो पीसी टू पीसी कनेक्ट करता है। सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, स्ट्रेट केबल बनता कैसे है ये तो पता है? ये सर। कैसे बनता है? ये स्ट्रेट केबल ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू, ऐसे सीरीज बनती है। ऑरेंज वाइट ऑरेंज या ग्रीन वाइट ग्रीन? ऑरेंज वाइट ऑरेंज पहले होता है सर, सेम दूसरी साइड भी सेम बनेगी ये। हाँ, और वेरी गुड, क्रॉस ओवर दूसरी होती है, जो एक साइड ऑरेंज होगी और दूसरी साइड ग्रीन होगी फर्स्ट में। वेरी गुड, ग्रीन बहुत बढ़िया। कलर कोड से याद होने चाहिए वैसे, मैं फिर भी आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑरेंज वाइट ऑरेंज होता है, ग्रीन वाइट ब्लू ग्रीन, ब्राउन वाइट। हाँ, वेरी गुड। देखो जनरली क्या है, EIA ऑब्लिक TIA ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस केबलिंग की पूरी स्टैंडर्ड डिफाइन की है। उस स्टैंडर्ड को बोला गया था 568 स्टैंडर्ड। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर इन्होंने दो स्टैंडर्ड बनाए थे, 568A एंड 568B। ठीक है, ये दो स्टैंडर्ड बनाए, और ये बोला गया कि अगर स्टैंडर्ड ए एक साइड, सपोज करो, अब इसकी कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग में आपको पता ही है कलर कोडिंग क्या है। और ऑरेंज वाइट ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू ऑरेंज वाइट ब्राउन ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन वाइट ग्रीन। ग्रीन ब्लू वाइट ग्रीन, ग्रीन वाइट, वो ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। ग्रीन वाइट ब्लू, वेरी गुड। फिर ब्लू वाइट ग्रीन, ग्रीन वाइट, ब्लू वाइट ग्रीन ब्राउन वाइट ब्राउन, और ब्राउन वाइट ब्राउन, ब्राउन वाइट ब्राउन। ब्राउन। ठीक है, ये है, ये सर। ये सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 वायर होते तो 8 की सीरीज है। अब यही जो है 568B में क्या हुआ, सर ग्रीन इसको वाइट बोला, ऊपर चला गया। हाँ, इसको रूल बनाया है, इसको बोलते हैं 1 2 3 6 रूल। इस रूल को बोलते हैं 1 2 3 6। ठीक है, इस रूल के हिसाब से बोलता है 1 नंबर वाला 3 पे चला गया और 3 वाला 1 पे आ गया। उसी तरह से 2 और 6 आपस में एक्सचेंज हुए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो यही रूल से आपका तैयार हो गया बी पार्ट। बी पार्ट में आता है ग्रीन वाइट ग्रीन वाइट ग्रीन, ग्रीन, और अपना ब्लू ब्लू वाइट ऑरेंज वाइट। हाँ जी, मुझे ऐसे ऑरेंज नहीं वाइट समझ में, ब्लू। मैं तो रोज बनाता हूँ। हाँ जी। ठीक है, फिर ब्लू वाइट
ऑरेंज इस बार, और ब्राउन और ब्राउन, ब्राउन और Brown, ब्राउन white। सेम रहेगा। ठीक है, ये रूल है। अब बोल रहे हैं एक सिंपल तरीका है कि अगर किसी वायर के होते हैं दो छोर, अगर इस तरफ आपने ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया, यहाँ भी ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट केबल। ये सर पीसी और स्विच स्विच में आपस में कनेक्टिविटी करेगी? हाँ, नहीं नहीं, हाँ जी हाँ जी। अगर यहाँ पे आपने बी स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया, यहाँ भी बी स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया, तो भी आपका हो गया स्ट्रेट स्ट्रेट। केबल। और स्ट्रेट केबल जो इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होता है डिफरेंट डिवाइस, डिफरेंट डिवाइस में इस्तेमाल होती है। डिफरेंट डिवाइस इन द सेंस, जैसे पीसी टू है स्विच। स्विच के साथ, हम्म। ठीक है, या लैपटॉप है उसको अगर स्विच के साथ करते हो, या पीसी को हब के साथ करते हो, तो ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट डिवाइस है। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा स्ट्रेट केबल। लेकिन क्रॉस केबल के लिए क्या किया था, एक तरफ बनता है आपका ए साइड और दूसरी तरफ बनेगा बी साइड, तो दोनों अलग अलग साइड बनाओगे तो हम इसे बोलते हैं क्रॉस केबल। और क्रॉस केबल इस्तेमाल होती है सेम डिवाइस। और सेम डिवाइस मतलब मान लो पीसी टू पीसी कनेक्ट करना, स्विच टू स्विच कनेक्ट करना है, तो मेरा क्रॉस केबल चलेगा। अब ये दो तरह के जो केबल हो गए, ये क्लियर हो गया ना, दोनों तरह के केबल। यस सर। लेकिन अब तीसरी तरह की भी केबल तैयार होती है। इसमें क्या होता है, सपोज आपने इस साइड ए इस्तेमाल किया, इस साइड भी ए इस्तेमाल करोगे, लेकिन फर्क क्या रहेगा, यहाँ अगर आपने काउंटिंग किया 1 2 3 4 करके 8 तक गए, तो यहाँ उल्टा होगा, 8 से शुरू होके 1 तक जाए। यानी एक तरफ ए का 1 से लेके 8 तक बनाओगे, दूसरी तरफ 8 से 1 तक बनाओगे। ये कहाँ पे यूज होता है सर? इसको बोलते हैं रोल ओवर केबल। रोल ओवर। ओके। दिस इज कॉल्ड एज रोल ओवर केबल। रोल ओवर। ठीक है, और ये रोल ओवर केबल आपका राउटर प्लस आपका पीसी या लैपटॉप जो भी है, अगर राउटर के साथ आप लैपटॉप या पीसी कुछ भी लगाओगे, और किस बेस पे, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मतलब कंसोल पे? यस, अब समझ में आया। ओके ओके यानी ओके। कंसोल पे जब भी लगेगी वो लगेगी रोल ओवर। समझ में आया? यस सर। तो तो आरजे, ये, एक हाँ कंसोल केबल में जो आरजे आरजे 45 जैसा कनेक्टर होता है, जैसे ये लगा हुआ है, हाँ, इसको तो क्या वो बोलते हैं? RJ45 ही होता है कनेक्ट। बट इसमें तो पिंस ज्यादा होती हैं। कहाँ पिन ज्यादा होती, किसमें? ये छोटे वाले में कंसोल पोर्ट जो आरजे 40, अच्छा ये नहीं होता है, उसका कंसोल कलर पोर्ट, दूसरा होता है। कंसोल पोर्ट सेम दिखता है, कोई अलग थोड़ी दिखता है। कंसोल पोर्ट वैसे ही है, हाँ जी। ये वाला उसमें कंसोल पोर्ट की बात कर रहे हो, ये तो वैसे ही है। पर बट इसमें 9 वायर होते हैं ना? नहीं, ये कंसोल पोर्ट पे तो आपके वही 8 वायर वाले यानी RJ45 कनेक्टर ही होता है। ओके। बस में मैंने वायर कलर पीसी कलर में चेंज बोला, होता है। मैंने आपको जो दिखाया वो दिखाया हम्म। कंप्यूटर्स पे। नहीं ये तो अलग हो गया ना, ये मैं समझ तो गया, ये अलग कंप्यूटर है। पे ये 9 पिन का होता है। हम्म। अब जाहिर बात है कि भाई वो 8 पिन का वायर का, और वो भी RJ45, और ये RJ45 तो यहाँ लगेगा यस। नहीं। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में वो फीमेल यूज बीच में करते हैं। एक ट्रांसीवर जोड़ते हैं, या फीमेल जिसे हम जिसको बोल सकते बोलते हैं हैं। कन्वर्टर। यस। ये कन्वर्टर RJ45 से DB9 का कन्वर्टर, ठीक है। ओके। ये कन्वर्टर देखो, इस ये होता है RJ45 टू DB9 अडेप्टर।
ठीक है, ये कन्वर्टर या ट्रांसीवर जो वो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सीरियल पोर्ट देखें तो यहाँ लिखता हूँ RJ45 तो सीरियल एडेप्टर। ये जो RJ45 टू सीरियल एडेप्टर आता है ना, वो कुछ इस तरह का, एक तरफ आपका सीरियल होता है, दूसरी तरफ आपका RJ45 होता है। यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ये एक तरफ आपको सीरियल और एक तरफ आपका RJ45, ठीक है, ताकि आप इजीली कनेक्ट कर सको। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सबको पता है कि भाई कि ट्रांसीवर लेकर अलग से खरीदने की जरूरत थी पहले, तो अब जो केबल बनाने लगे हैं ना, अब सीधे कंसोल केबल में एक साइड आपका वैसे ही रहता है। जैसे अगर नए तरह का कंसोल केबल देखूं मैं, तो ये देखो इसमें क्या रहेगा, एक तरफ ये देखो, एक तरफ आपका RJ45 और एक तरफ आपका ये क्या बोलते हैं सीरियल वाला रहेगा। ये देखो, ठीक है, बोलो। यस सर। ये क्लियर हो गया। अब जैसे देखो आजकल के जो लैपटॉप में है, वो लैपटॉप में RJ सीरियल पोर्ट नहीं आता। आजकल के जो लैपटॉप है उसमें सीरियल पोर्ट आने बंद हो गए, तो वहां पे कंसोल केबल कुछ इस तरह का बनने लगा, RJ45 टू यूएसबी तो हर जगह मिल जाएगा। तो आप केबल की जगह यूएसबी केबल वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक तरह का कंसोल केबल। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यस सर। ये इस तरह का केबल जो यूएसबी पोर्ट पे लगा दो एक तरफ, और एक तरफ आप लगा दो राउटर के कंसोल, और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। क्लियर हो गया इतना कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी, समझ में आया ना। जी यस यस सर, यस सर। ठीक है, अब ये पोर्ट को, अब मुझे अगर मान लो राउटर को एक्सेस करना है, तो एक्सेस क्या होगा, एक्सेस होगा मेरा इसका इंटरफेस को मेरे को एक्सेस करना है, तभी मैं इस पे काम करता हूँ। यानी इसका कमांड प्रॉम्प्ट मेरे पास आ जाना चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट आएगा तभी मैं वर्क करूंगा। अब पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मैं बात करूं, पहले के, अगर कंसोल पोर्ट की बात करूंगा कनेक्ट करने के लिए, पहले क्या किया जाता था, अगर मुझे कनेक्ट करना है तो पहले तो कंसोल पोर्ट पे आप लगाओगे एक तरफ, और दूसरी तरफ मेरा अटैच होगा किस पे, सीरियल पोर्ट पे, या आजकल यूएसबी वाले आते, ठीक है, पहले सीरियल पे आते थे, अब यूएसबी वाले भी आने लग गए। तो यूएसबी पे या सीरियल पे आप जो भी लेना चाहो, कंसोल वैसा वाला, उस केबल का नाम भी बोला जाता है कंसोल केबल, और वो रोल ओवर फॉर्मेट में बनी हुई, ठीक है। अब चलिए ठीक है, मान लीजिए मैंने फिजिकली ये कनेक्ट कर दिया, कि राउटर को कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप से। अब लैपटॉप में क्या चाहिए मुझे, जिससे कि मैं वो उसे एक्सेस करूं, तो राउटर पे मुझे चाहिए एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, तो जैसे विंडोज, अगर हम बात करें पुराने विंडोज एक्सपी वगैरह तक जो था, उस समय एक ऐप इनबिल्ट आता था कंप्यूटर में, जिसे बोलते हैं हाइपर टर्मिनल। यानी आप हाइपर टर्मिनल का यूज करके आप इनबिल्ट उसका यूज करके काम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि नए विंडोज 7 विंडोज 10 आए, तो ये हाइपर टर्मिनल हटा दिया। अब क्या चाहिए लोगों को, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चाहिए
जिससे हम राउटर को एक्सेस कर सकें। तो राउटर को एक्सेस करने के लिए अभी जो सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा चलने वाला जो ऐप है, अगर हम बात करते हैं, तो वो ऐप का नाम है पुट्टी। हम पुट्टी ऐप का यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल राउटर पे जब आप कनेक्ट करोगे और पुट्टी ऐप चलाओगे तो सेम इंटरफेस मिलेगा जैसा कि हमें इसमें मिलता है। यानी हमें एकदम थिक कंसोल मिल जाता है। यानी आप इसको जैसे क्लिक करके हम यहाँ पे CLI मोड पे जाते हैं, सेम वही चीज हो जाती है, यही चीज आ जाती है पुट्टी में। यानी पुट्टी के थ्रू आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते, तो आपको ये प्रॉम्प्ट पे इजीली आ सकते। अब पुट्टी एप्लीकेशन भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि वो एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। पुट्टी एप्लीकेशन के लिए अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखोगे पुट्टी, पुट्टी डाउनलोड करो। डाउनलोड पुट्टी करके आ जाएगा, आप डायरेक्ट इस साइट पे जाकर डाउनलोड पुट्टी पे आप डाउनलोड कर सकते हो। मान लो ये MSI 64 बिट x86, हाँ 64 बिट है ये इंस्टॉलर MSI डाउनलोड कर लो। डाउनलोड होने के बाद अनवेरीफाइड डाउनलोड ब्लॉक, डाउनलोड अनवेरीफाइड। ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, आप इसे ऑन कर सकते हो, फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाए, मतलब इंस्टॉल हो रहा है। तो आपको इस तरह का इंटरफेस लाकर वो प्रोवाइड करवा दें। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपको जैसे मैनेज करना है, जैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो कॉन्फ़िगर स्क्रीन आपकी आ जाएगी। ये कौन से पोर्ट से होगा? कंसोल पोर्ट से। ठीक है, ये कंसोल पोर्ट क्लियर हो गया। ये जैसे देखो दिखा रहा है कि हाइपर टर्मिनल का पहले था सेशन, तो हाइपर टर्मिनल के थ्रू ये कमांड लाइन इंटरफेस आपका आ जाए। ठीक है, ये तो हो गई पहली पोर्ट की बात, जो हमारा क्या कहलाता है, एडमिन पोर्ट। एडमिन पोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। ये किधर गया हम? तो पहला पोर्ट आपको क्लियर है कि कैसे करेंगे। अब दूसरे पोर्ट की, दूसरा पोर्ट है एडमिन के बेस पे ही, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी पोर्ट। ठीक है, अगर इसे आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ऑक्सिलरी पोर्ट भी आपको सेम दिखेगा जैसा आपका कंसोल पोर्ट है, यानी इसमें कोई फर्क नहीं आएगी। सेम RJ45 वाली पोर्ट ही है। तो अब ऑक्सिलरी पोर्ट क्या करता है या इसका काम क्या है, ये मेनली है। ऑक्सिलरी पोर्ट को आपका कहा जाता है बैकअप ऑफ कंसोल। कि कल को अगर मान लो कंसोल पोर्ट की दिक्कत हुई और तो आप ऑक्सिलरी पोर्ट के थ्रू भी
एक्सेस कर सकते। ठीक है, यानी आप अगर कोई कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्सिलरी पोर्ट के थ्रू भी किया जा सकता है। यानी कंसोल पोर्ट के थ्रू तो करते हैं, अगर बाई चांस कंसोल पोर्ट खराब हो गया या कंसोल पोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, कंसोल पोर्ट से एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो हम दूसरे पोर्ट ऑक्सिलरी पोर्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी पोर्ट को एक्चुअली में कहा जाता है तो रिमोट पोर्ट भी। इसका यूज उसमें नहीं है कि भाई कि कंसोल पोर्ट खराब हो जाए तभी यूज करेंगे, नहीं। वो तो है एज ए बैकअप पोर्ट बोला जाता है, ताकि अगर मान लो कंसोल पोर्ट को कुछ हुआ तो भी हम यूज कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। इससे क्या कर सकते हैं, एक और फायदा है कि अगर मान लो बंदा, आपका राउटर रखा हुआ है दिल्ली में और आपका बंदा बैठा हुआ है मुंबई में, अब वो वहां से चाहे कि डायरेक्ट मैं राउटर को एक्सेस करना चाहूँ तो वो ऑक्सिलरी पोर्ट के थ्रू ही कर पाए, क्योंकि ऑक्सिलरी पोर्ट से एक्सेस करने के लिए आपके और पीसी के बीच में मॉडेम लगता है। ठीक है, यानी मॉडेम इन द सेंस कोई अ, ऐसा जिसके थ्रू वो इंटरनेट चला सके आप, और इंटरनेट के थ्रू आप उसे दूसरे किसी भी कहीं से भी बैठ के रिमोटली बैठ के वो वर्क कर सकता है एक फिजिकल राउटर। तो इसलिए इसको रिमोट पोर्ट भी बोलते हैं। बट इसके लिए क्या चाहिए, इसको एक इन द मिडिल में एक मॉडेम की जरूरत पड़ती है, या बोल सकते हो जैसे आजकल वाईफाई राउटर चलते हैं, वाईफाई राउटर बीच में कनेक्ट करके तब आप रिमोटली को प्रोवाइड कर, ये ऑक्सिलरी पोर्ट। क्लियर हो गया, ये दोनों हैं एक तरह से एडमिन। तो आपका कंसोल और ऑक्सिलरी समझ में आ गया। यस सर। या इसको ऑक्सिलरी पोर्ट को हमें इसका बैकअप कह सकते हैं, बैकअप पोर्ट कह सकते हैं जैसे। बैकअप पोर्ट बोल सकते हो, रीजन है कि अगर आप कंसोल पोर्ट से एक्सेस नहीं करना चाहते हो तो आप ऑक्सिलरी से भी एक्सेस कर, बट ऑक्सिलरी से एक्सेस करने का सिर्फ एक कंडीशन है कि आपके बीच में एक एक्सटर्नल मॉडेम लगे। ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। जैसे कंसोल पोर्ट पे हम डायरेक्ट कनेक्ट करके मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते। ठीक है, अब ये तो हो गए एडमिन पोर्ट्स के बारे में। एडमिन के बाद अब आपका आता है कनेक्टिंग पोर्ट्स। कनेक्टिंग पोर्ट्स का मतलब होता है जिसके थ्रू हम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं या जिसके थ्रू हम नेटवर्क एक्सपैंड कर सकते हैं। अब इस कनेक्टिंग पोर्ट में भी दो तरह के आते हैं, एक आता है लैन पोर्ट्स और दूसरा आता है आपका वैन। यानी यहाँ पर आपको अगर बोला जाए तो दो तरह के आपके पोर्ट्स मिलेंगे, एक लैन क्रिएट करने के लिए यानी जहां पर आपका लोकल एरिया नेटवर्क जाकर कनेक्ट होगा राउटर पे, और दूसरा वैन या बाहर वाला कोई नेटवर्क आपके उस पर अटैच होगा, या राउटर टू राउटर समझ लो। तो हम लैन और वैन पोर्ट की बात करेंगे, क्योंकि लैन पोर्ट और वैन पोर्ट आपको दो करने हैं। अब लैन पोर्ट्स में आपके ज्यादातर जो रहते हैं वो आते हैं आपके इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट, या गीगाबिट इथरनेट पोर्ट, या 10 गीगाबिट इथरनेट। ये सब कहलाते हैं आपके लैन। यानी लैन पोर्ट में आप या तो इथरनेट पोर्ट मिलेगा या फास्ट इथरनेट मिलेगा। तो अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हो तो इस पिक्चर में जो दोनों पोर्ट दिखा रहे हैं कौन सा दिखा रहा है, इथरनेट फास्ट इथरनेट, इनमें से कौन सा दिख रहा है? तो यहाँ पर देखो जो नीचे के दोनों पोर्ट दिख रहे हैं वो कौन से पोर्ट दिख रहे हैं? फास्ट इथरनेट पोर्ट। तो अब अगर कोई पूछता है भाई इथरनेट और फास्ट इथरनेट गीगाबिट इथरनेट इसमें क्या फर्क है,
इन पोर्ट्स में क्या फर्क है? फास्ट इथरनेट है वो 100 Mbps है, और वेरी गुड, इथरनेट है वो 100, जो गीगाबिट है वो 1000 Mbps है, वेरी गुड। और जो 10 गीगाबिट है वो फिर वो 10,000 है। 10,000 से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये सारे बिट्स के, जैसे आपने बोला, सही बोला। इथरनेट पोर्ट जो है ना, नॉर्मल जो इथरनेट, ये 10 Mbps 10 की। 10 Mbps होता है yes। ये 10 वाला है, ये 100 वाला है, ये 1000, वो यानी 1000 1 वन मतलब Gbps। 1 Gbps हो गया, हाँ जी। हाँ, और ये 10 Gbps की। इसी तरह से ये बढ़ता है। तो ये सारे पोर्ट्स जो होते हैं ना, ये आपको लोकल एरिया कनेक्ट करने के काम, यानी कहीं पे आपका लोकल एरिया नेटवर्क स्विच के साथ कनेक्ट है, आप स्विच को डायरेक्ट इसके किसी एक पोर्ट से कनेक्ट कर, तो वो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा पोर्ट आता है आपका वैन पोर्ट। वैन पोर्ट ज्यादातर जो होते हैं, ये आपको राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के, ठीक है, या कोई भी वैन लिंक के साथ, यानी जहां पर आपका इंटरनेट का जो से कनेक्शन जो आएगा, या किसी दूसरी कंपनी का राउटर का कनेक्शन, या जैसे आप अगर देखते हैं कि भाई कि हमारा राउटर बहुत दूर दूर तक फैलता है, तो वो दूर दूर तक वो फैलता है कि हमारा जो कनेक्टिविटी हो रहा है पूरे उसमें, तो वो सारे हमारे राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए हमें ज्यादातर वैन पोर्ट्स की जरूरत है। अब वैन पोर्ट में दो तरह के आते हैं, ठीक है। इसमें आता है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखो दो तरह के वैन पोर्ट्स है। वैन पोर्ट मतलब हो गया यहाँ का सीरियल, ये जो सीरियल पोर्ट लिखा है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, यानी ये सीरियल पोर्ट राउटर का सीरियल पोर्ट है, ये पीसी का सीरियल पोर्ट नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। ये राउटर का सीरियल पोर्ट है। राउटर के सीरियल पोर्ट को आप वैन पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये सीरियल पोर्ट यहाँ पर दो तरह के आते हैं। इस पोर्ट को एक और चीज बोलते हैं, WIC पोर्ट भी, यानी वैन इंटरफेस कार्ड पोर्ट। अब ये सीरियल पोर्ट दो तरह की होती है, आपको बता दूं। पहला जो होता है, जिसे हम बोलते हैं WIC 1T, ठीक है। इसका मतलब है जिसके अंदर एक पोर्ट होता है, वन टर्मिनल बोलते हैं हम इसे। इसके अंदर में एक ही टर्मिनल होता है, यानी एक ही राउटर कनेक्ट कर सकता है, और ये होती है आपके 60 पिन। ये जो आपको जो दिख रहा है, ये वाला, दिस इज द 60 पिन कनेक्टर, और इसे बोलते हैं WIC 1T, ठीक है। कितने पिन होते हैं सर इसमें? इसमें 60 पिन। दूसरा होता है WIC 2T, इसके अंदर दो टर्मिनल एक साथ होते हैं। 120 हो जाएंगे इसमें फिर? 120 कहाँ से? नहीं, ये जो 2T वाले होते हैं, ये 24 पिन करके होते हैं। ये जो आपको जो दूसरा दिख रहा है, ये वाले, ये दोनों एक साथ आते हैं, इनको बोलते हैं WIC 2T, ठीक है। WIC 1T और WIC 2T। 2T 24 पिन का होता है, और 1T जो है वो 60 पिन का होता है, उसमें एक ही पोर्ट होता है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक ना। तो 60 पिन 24 पिन, ये समझ में आ गई। अब इसी के बेस पे जो बाहर कहा जाता है कि राउटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक बोला जाता है मॉड्यूलर राउटर,
और दूसरा बोला जाता है नॉन मॉड्यूलर राउटर। मॉड्यूलर राउटर में और नॉन मॉड्यूलर राउटर में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि मॉड्यूलर राउटर में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप वहां पर मतलब बोल सकते हो वहाँ जगह दिया रहता है कि आप कोई भी कार्ड लगा सकते हो और उस कार्ड को रिमूव कर सकते हो। नॉन मॉड्यूलर का जो राउटर होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मतलब उसके बाद जितना पोर्ट एक बार में आ गया वो फिक्स, उसमें ना तो आप एडिशनल कोई कार्ड लगा सकते हो ना ही एडिशनल कोई अ, कुछ भी लगा सकते हो। मतलब वो उसमें जो है, अगर उसमें एक पोर्ट आया तो आपको एक ही पोर्ट मिलेगा, उसमें 4 पोर्ट आया तो आपको 4 ही पोर्ट मिलेगा। वो कहलाते हैं नॉन मॉड्यूलर राउटर। मॉड्यूलर राउटर में आप अपनी मर्जी से पोर्ट्स लगा सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाता हूँ इस फोटो में, ये फोटो में देखोगे तो ये जो राउटर जो दिख रहा है ना, ये राउटर नॉन मॉड्यूलर मॉड्यूलर है, क्योंकि इसमें मॉड्यूल्स हम चाहें तो ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। ये जो दो सीरियल पोर्ट के जो दिख रहे हैं, जैसे बाकी सब चीजें तो फिक्स है, बट ये जो सीरियल पोर्ट वाले जो दोनों दिख रहे हैं, ये आप चाहे तो इसमें स्क्रू लगे हैं, आप इसे निकाल के बाहर कर सकते हो और फिर वापस लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं दूसरा तरीके से भी, यहाँ पर दिखाऊं ज्यादा इजीली आपको क्लियर हो, मॉड्यूलर वर्सेस नॉन मॉड्यूलर राउटर्स। जैसे देखो ये राउटर है, ये देखो ये मॉड्यूलर इंटरफेस इस तरह से राउटर के पिन है। ये आप चाहे तो यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर जो स्लॉट अभी बंद जैसा दिख रहा है, आप इन सारे को हटाकर इसको यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मॉड्यूलर राउटर्स होते हैं इसलिए। लेकिन जो फिक्स्ड राउटर्स होते हैं उसमें आप कुछ इस तरह का इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं कर सकते, जैसे इस पिक्चर में भी दिखाया है ये निकाल कर, कि भाई आप इस तरह से निकाल कर इसके अंदर में आप लगा सकते हो। ठीक है, ये मॉड्यूलर होते हैं। ये सब तो मॉड्यूलर का ही दिखा रहा है। और जिसमें आपको स्लॉट्स नहीं मिलेंगे डालने के लिए, वो आपका नॉन मॉड्यूलर राउटर। ये भी मॉड्यूलर है क्योंकि इसमें जगह दिया है, जिसमें जगह दिया है वो सब मॉड्यूलर है। अरे नॉन मॉड्यूलर राउटर में कोई पिक्चर नहीं आ रही ना। हाँ यहाँ पर जो दिखाया है देखो, ये देखो ये जो राउटर जो दिया है, ये देखो ये फिक्स किया हुआ है, ये फिक्स है और इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। इस राउटर ना रिमूव निकाल सकते हो ना इसको बदल सकते हो। तो मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर में यही फर्क। ठीक है, तो ये तो हो गए पोर्ट्स के बारे में। अब राउटर को एक्सेस करेंगे तो एक्सेस में क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या रहेगा, अब हम लोग थोड़ा वो समझते हैं। तो पोर्ट के बारे में लगभग समझ में आ गया कौन कौन से पोर्ट्स हैं। कंसोल पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट, लैन पोर्ट, वायल पोर्ट। इसके अलावा कुछ और भी पोर्ट्स होते हैं, वो धीरे धीरे सीखेंगे।
क्लियर, समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, 2 मिनट का खाली ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं आगे। ठीक है, आपको पोर्ट्स वगैरह समझ में आ गए, सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं, अब कॉन्फ़िगरेशन में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और क्या क्या कॉन्फ़िगर। बूट प्रोसेस बता चुका हूँ, इसलिए वो नहीं बताऊंगा, तो फिर आगे से हम लोग बढ़ते हैं। तो उसके लिए अब हेलो हम लोग हाँ बोलिए। सर, राउटर में रैम कैपेसिटी सर कितना होता है? रैम कैपेसिटी ज़्यादा मैक्सिमम? नहीं होती है, केबी में अच्छा, होती कितना रहता है, है सर? 64 KB। केबी में होता है? हाँ, ओके। 64 KB। ठीक है, केबी में। और अगर फ्लैश भी है तो वो MB में। ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, 128 MB मान के चलो। तो इसका मतलब मैक्स। पीसी से अलग हटके इसका रैम होता होगा ना, राइट? हाँ, उसका रैम अलग अलग होता है, वो भी मैं आपको एक बार दिखाई दूँ। ये है राउटर्स के रैम। ठीक है, ये सब राउटर के रैम है आपको जो दिख रहा है। इसके अलावा अगर एक और चीज देख सकते हो, अगर मैं बोलता हूँ फ्लैश, जो हम EEPROM बोलते हैं, ये है 512 MB मैक्सिमम दे। ये OS का है, चाहे 256 MB, 64 MB, यही सब मिलते हैं आपके। ये फ्लैश रोम है iOS के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। सर, ठीक है, मैक्सिमम में आपको 64 MB या 128 MB ओके सर। ऐसे ही मिलता है। अब जो राउटर सारे थोड़े मेमोरी ज्यादा यूज कर रहे हैं, iOS ओके ज्यादा यूज ओके कर रहे हैं, इसलिए तो इसका KBMB से ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें हमारा कोई इमेज नहीं चलता। ओके सर। ओके ठीक है, हमें खाली कैरेक्टर्स चलाने हैं, और उसके लिए मेमोरी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ग्राफिक की जरूरत नहीं पड़ती ना, इसलिए ये हाँ। ग्राफिक्स की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर, राउटर्स के ऊपर, कि राउटर पे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो राउटर के लिए पहले थोड़ा सा राउटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ताकि इजीली काम कर सकें हम। तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी राउटर एक उठा दूं, हम लोग लेते हैं 2600 सीरीज का राउटर। अब इस 2600 सीरीज के राउटर को जब हम ऑन करेंगे, तो क्योंकि ये फिजिकली वाले में तो आप कनेक्ट करोगे, पुट्टी खोलोगे, डायरेक्ट आपका CLI आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ दे रहा है, फिजिकल कॉन्फ़िग और CLI, तो हमें काम CLI पे ही चलाना है। अब मैंने आपको बोला था कि पहली बार जब आप करते हो तो आपके पास, जब एकदम नया तरीके से रहता है, तो आता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग में। और यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमें काम तो कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है, तो काम कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हम करते हैं यहाँ पे नो। नो लिखते हैं तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाता है। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के लिए, अब कमांड प्रॉम्प्ट पे आने का मतलब है मैं कंप्यूटर में लॉगिन कर लिया। अब जैसे सपोज करो, कंप्यूटर में जो लॉगिन होती है, वहां पे आपके यूजर डिफाइन होते हैं, कि एडमिन ने लॉगिन किया, या कोई नॉर्मल यूजर लॉगिन कर रहा है, या गेस्ट लॉगिन कर रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे यूजर्स अलग अलग तरह के होते हैं। आइदर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, आइदर स्टैंडर्ड यूजर होते हैं, या गेस्ट यूजर होते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही मान के चलो, यहाँ पर भी आपके उसी तरह के यूजर्स हैं, बट नाम अलग है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, जब भी आप अगर कोई स्टार्ट करोगे, नो करोगे, तो हमेशा ये वाला ऑप्शन आएगा, राउटर ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन आ रहा है सिंबल, ठीक है, ओरिजिनल राउटर में शुरुआत हमेशा ऐसी ही होती है,
राउटर का लिखा रहेगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है ये एक स्टैंडर्ड यूज, ठीक है। ये ग्रेटर देन का मतलब आ रहा है दिस इज स्टैंडर्ड यूज, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड यूजर में यहाँ पर ये कैसे डिफाइन होता है, यहाँ स्टैंडर्ड यूजर या उस नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं प्रिविलेज लेवल। यहाँ कहा जाता है प्रिविलेज लेवल, यहाँ स्टैंडर्ड यूजर नहीं बोला जाता। वो इसलिए समझा रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर में होते हैं एक स्टैंडर्ड यूजर बनाया जाता है, तो यहाँ पर होती है प्रिविलेज लेवल्स। अब यहाँ पर जो प्रिविलेज लेवल्स, जैसे वहां पर है कि आप 3 तरह के यूजर बना सकते हो। गेस्ट बाय डिफॉल्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। और फिर आप किसी को एडमिन बनाओ या स्टैंडर्ड यूजर बनाओ। उसी तरह से यहाँ पे भी प्रिविलेज लेवल्स होते हैं, और ये लेवल स्टार्ट होता है 1 से लेके 15 तक। यानी इसके अंदर में जो लेवल होती हैं वो 1 से स्टार्ट होकर 15 तक होती है। जितनी लोएस्ट, मतलब अगर 1 पे है, 1 इज द लोएस्ट, 15 इज द हाईएस्ट। तो जो लोएस्ट होता है, जैसे कंप्यूटर में एक यूजर होता है जो कुछ नहीं कर पाता, जैसे गेस्ट यूजर, आप लॉगिन करो और अगर खाली सर्फिंग वगैरह जो करना है करो, कोई सेटिंग चेंज नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे लेवल 1 यूजर इज नॉन एज गेस्ट, लेवल 1 इज इक्वल टू गेस्ट यूजर। जैसे कंप्यूटर में गेस्ट यूजर होते हैं, यहाँ पर लेवल 1 यूजर होता है। तो जब ग्रेटर देन सिंबल है ना, ये प्रिविलेज लेवल 1 दिखा, ये शो करता है कि आपका जो लेवल है दैट इज 1। अब इस 1 को हम डायरेक्टली चाहे तो 15 पे बदल सकते, तो 15 लेवल आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, 15 लेवल इज इक्विवेलेंट टू एडमिन। जैसे उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यहाँ पर लेवल 15 वाला एडमिनिस्ट्रेटर। अब 15 लेवल की पहचान क्या है, 15 लेवल की पहचान है हैश सिंबल। 1 लेवल की पहचान है ग्रेटर देन, 15 लेवल की पहचान है हैश सिंबल। 1 लेवल की एक और पहचान है, इस पे आपको कमांड्स नहीं दिखेंगे, यानी यहाँ पर आप लिमिटेड कमांड चला सकते, बहुत ही लिमिटेड। जबकि यहाँ पर आप फुल एक्सेस में रहते हो और पूरा काम। तो अब यहाँ पर समझ लो कितने लेवल हो गए जो हम वर्किंग में बोलते हैं, एक लेवल 1 और एक लेवल 15, ठीक है। अब इसी में लेवल नंबर 2 जो होता है, 2 लेवल को बोला जाता है टेस्टिंग पर्पस, यानी इसे हम बोल सकते हैं टेस्ट यूजर। यानी लेवल 2 पे सारी ट्रबल शूटिंग टाइप या कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम, या किसी तरह का कोई टेस्टिंग करनी है, तो वो लेवल 2 यूजर डिफाइन। बाकी लेवल 3 से लेके लेवल 14 तक आपका फ्री रहता है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से जो यूजर डिफाइन करना चाहें डिफाइन कर सकते हैं, और लेवल 3 से 14 में जो यूजर डिफाइन होगा उस यूजर की आप जो आप कमांड देना चाहोगे वही कमांड वो चला पाएगा, उसके अलावा कोई नहीं चला। यानी जिस काम के लिए आपको लेवल देना है उस काम को आप देने के लिए उसे अप लेवल दे सकते, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग लेवल बनाई है, चाहे 3 बनाई है, चाहे 4 बनाई, चाहे 5 बनाई है। हर एक लेवल को आप स्पेसिफिक काम के लिए एज पर जो भी काम है उसके हिसाब से आप कमांड को असाइन कर सकते हो। और जो कमांड आपने इस लेवल पे असाइन किया है, ये लेवल वाला पर्सन सिर्फ वही कमांड चला पाएगा, कोई दूसरा तीसरा कमांड नहीं चला। तो ये प्रिविलेज लेवल समझ में आया। जी ये सर। लेवल क्या है, तो सर जो प्रिविलेज टेस्ट लेवल यूजर्स का मार्क क्या आएगा आगे? किस लेवल का मतलब मैं समझा नहीं, फिर से बोलना। टेस्ट लेवल का
एस लेवल मीन्स टेस्ट यूजर का। टेस्ट यूजर का लेवल। जी, जैसे आपने इसमें ग्रेटर देन हैश बता दिया है। हाँ, नहीं ये आपको इसका है, बाकी लेवल डिफाइन करने पड़ते हैं। ओके। ठीक है, जब डिफाइन करके कोई यूजर असाइन करवाओगे तब उस लेवल पे वो यूजर काम करे। उसका भी अगर बोलोगे तो वो हैश मोड में ही चलते हैं ज्यादातर, लेकिन जब वो हैश मोड में चलेंगे वो सारे जो लेवल होंगे उनका कोई लेना देना नहीं। वो अगर उनको जिस लेवल पे असाइन किया गया होगा टास्क, उस लेवल के हिसाब से वो काम। ठीक है, ये समझ में आया। अब ये लेवल कौन से लेवल पे बंदा है, अगर किसी को जानना है कि मेरा लेवल कौन सा है, ठीक है, या मेरा लेवल ये 1 पे है या नहीं है, तो आपको सिंपल एक छोटा सा कमांड चलाते हैं हम इधर, जिससे ये पता चल जाएगा। यहाँ पे कमांड चलाओगे शो प्रिविलेज, बस आपको ये लिखना है कमांड, शो स्पेस प्रिविलेज लिखो। अब शो प्रिविलेज लिख के जैसे ही एंटर मारोगे, देखो यहाँ पर आपका लिख के क्या दिया है, करंट प्रिविलेज लेवल इज 1। अब यहाँ पे आप अगर देखना चाहते हो कि भाई कि मैं कितने कमांड चला पाऊँ, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालो तो सिर्फ इतने ही कमांड आप चला पाओ। तो कौन कौन से कमांड है, या तो कनेक्ट करने के लिए, या डिसेबल करने के लिए, या डिस्कनेक्ट करने के लिए, एनेबल करने के लिए एग्जिट, लॉग आउट, पिंग, रिज्यूम सॉरी, शो, एसएसएच, टेलनेट, टर्मिनल और ट्रेस रूट। इसके अलावा कोई और कमांड आप नहीं चलाओ। मतलब अगर हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे तो ये एक कमांड हम चला पाएंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, जो कमांड आपको दिखाएगा। क्वेश्चन मार्क मतलब ओके एक तरह का हेल्प मेनू है, जिससे आपको कमांड की लिस्ट मिल जाएगी कि उस लेवल पे मेरे पास कितने कमांड असाइंड है। ओके। ठीक है, अब आपको इस लेवल पे यानी प्रिविलेज लेवल 1 से प्रिविलेज लेवल 15 पे जाना है। यानी अभी मैं यूजर हूँ, यूजर से मैं बनना चाहता हूँ एडमिन, क्योंकि एडमिन बनोगे तभी काम होगा। तो एडमिन बनने के लिए आपको यहाँ पर एक कमांड लिखनी पड़ेगी, एनेबल कमांड। एनेबल कमांड लिखकर एंटर करो, देखो हैश मोड आ गया। अब यहाँ पर हम शो करते हैं कि भाई कि मेरा प्रिविलेज लेवल, जैसे मैंने आपको बताया था एडमिन का प्रिविलेज लेवल कितना है, कितना बताया था एडमिन का 15 प्रिविलेज लेवल 15 15 15 15 15। तो यहाँ पर वही कमांड चलाते हैं, शो प्रिविलेज, और एंटर करता हूँ, देखो अब क्या लिखा आ रहा है, करंट प्रिविलेज लेवल इज 15। ये समझ में आ गया अब जी कि जी। प्रिविलेज लेवल क्या है और कैसे आप फाइंड आउट करोगे। यस सर। और इसके जो अंदर का है सर, जितना 14 13, वो कैसे पता, वो ये तो सीधा इनेबल वो से हमें सीधा ये डिफाइन करना पड़ता है, वो मैं जब सिखाऊंगा कि यूजर्स कैसे बना। ओके। ठीक है, जैसे अगर मान लो एग्जांपल है, विंडो जब आप करते हो तो बाय डिफॉल्ट कितने आते हैं यूजर, ठीक है तो अपने आप बन के बाय आते हैं कितने, डिफॉल्ट बताइए जब इंस्टॉल करते हैं तो कितने यूजर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर आता है, घोस्ट करके एडमिनिस्ट्रेटर आता आता है, है। एक हम लोकल यूजर बनाते हैं। एडमिन बनाते नहीं है, जो बना बनाया आता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक एक गेस्ट। गेस्ट। गेस्ट, हाँ गेस्ट भी आता है। ये दो ही यूजर जो होते हैं बाय डिफॉल्ट बनते हैं। बाकी क्या करते हैं हम, बाकी हम सर बनाते हैं, मैनुअल बनाने बनाने पड़ते हैं manual। बाकी बनाने पड़ते हैं हमारे हिसाब से। हम्म। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी समझो कि जो ग्रेटर देन है वो तुम्हारा गेस्ट है,
और जो हैश है वो तुम्हारा एडमिन है। एडमिन अब ये तो बन के आ गया, बाकी हमें क्या करना है, बाकी हमें बनाने होंगे। जैसे वहां पर बाकी बनाते हैं, यहाँ पे भी हमें बाकी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर। ये तो हो गई कि भाई कि तुम्हें यूजर के बारे में दो चीजें, कि भाई एक तरह का जो स्टैंडर्ड यूजर है यानी गेस्ट यूजर समझ लो, और एक को एडमिन यूजर समझ लो। तो यहाँ पे प्रिविलेज लेवल 1 का मतलब है गेस्ट यूजर, प्रिविलेज लेवल 15 का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिन लेवल पे तो पहुंच गए। अब एडमिन लेवल पे भी अगर आप कमांड की लिस्ट चेक करोगे क्वेश्चन मार्क से, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कमांड है, यानी आप अगर एंटर करते जाओगे तो बहुत सारे कमांड आपको मिलेंगे, जिस कमांड्स का आप यूज करके कर सकते हो। अब मान लो यहाँ से वापस मुझे जाना है बैक, मतलब वापस मुझे यूजर लेवल पे आना है, यूजर यानी लेवल 1 पे, तो इसके लिए एक कमांड लगेगी डिसेबल, यानी एनेबल करके आप 1 से 15 पहुंच सकते हो, और 15 से 1 पहुंचने के लिए डिसेबल कमांड। ठीक है, एक्सिट भी कर सकते हैं ना सर? क्या कर सकते हैं, एक्सिट एक्सिट किसको एक्सेस, एक्सिट नहीं करना मतलब। एग्जिट कमांड। हाँ, एग्जिट कमांड करोगे तो वो लेवल पे नहीं आएगा, वो सीधे बाहर, ये देखो, अच्छा, ओके ओके ओके। फिर एंटर मारोगे तब वो आएगा। और ऐसे अगर आप एनेबल करके इसमें जा रहे हो, डिसेबल करोगे तो ये पूरा बाहर नहीं आता, ये देखो, ओके ओके, ठीक है। एग्जिट और इसमें ये फर्क है। ठीक है, अब हम कर दिए एनेबल, एनेबल मोड में मतलब हम एडमिन मोड पे। तो अब एडमिन मोड में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक और मोड जाना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यानी अब थर्ड मोड की बात है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम बात करते हैं राउटर मोड्स। राउटर मोड्स में पहला आ गया प्रिविलेज लेवल 1, जो कि आपको शो होगा ग्रेटर देन सिंबल से। ठीक है, दूसरा होता है प्रिविलेज लेवल 15, जो कि आपको शो होता है एस मोड से। और बाकी जो रेस्ट है वो हम डिफाइन करते हैं। अब मान लो आपने प्रिविलेज लेवल पे पहुंच गए, क्या मेरा, हाँ, राउटर के प्रिविलेज लेवल मतलब हो गए आपके 15 लेवल पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ से कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक और मोड पे जाना होगा जिसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो अब हमारे यहाँ पे फिर तीसरा मोड क्या आएगा, दो मोड होने के बाद तीसरे मोड पे हम जब जाएंगे, तीसरे मोड को बोलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड के जाने के लिए क्या करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड जाने के लिए आपको कमांड चलानी होगी। जैसे यहाँ पर हम कमांड चलाते हैं एनेबल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको कमांड चलानी है कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के लिए, तो आपको कमांड चलाना होगा कॉन्फ़िगर। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम चलते हैं यहाँ करने, यहाँ जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो सिर्फ टर्मिनल को ही कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगर के बाद आप तीन चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्चुअली में अगर हम बोलते हैं कि कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगर करने के बाद आप तीन चीजों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उससे क्या फायदा होगा, हम ये भी देख लेते हैं। कॉन्फ़िगर में हम तीन चीजें क्या क्या कॉन्फ़िगर करते हैं अगर बोला जाएगा तो कोई, तो इसमें से पहला चीज किया जाता है टर्मिनल। टर्मिनल कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आप काम करते हो डी रैम, डायनेमिक रैम, यानी इसके अंदर डी रैम में होता क्या है, डी रैम में होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन।
DRAM में होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनल के अलावा हम करते हैं मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है हम काम करते हैं NVRAM पे। अब NVRAM में क्या होती है अगर बात किया जाए तो, yes, NVRAM में होता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो आपको बूटिंग प्रोसेस में बताया था। और तीसरा हमारा वर्क होता है नेटवर्क पे। नेटवर्क पे कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है TFTP सर्वर। यानी TFTP सर्वर के साथ अगर आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी है या उसके ऊपर करनी है तो कॉन्फ़िगर नेटवर्क पे जाना। तो अब हमें देखना है, तो हम सीधे कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें क्या क्या आते हैं इसके अंदर, तो क्वेश्चन मार्क डाल दोगे ना, तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल शो हो रहा है खाली। ठीक, अब एक काम करो, फर्क अभी मैं आपको दिखाने के लिए सबसे बेस्ट अभी है, इससे बढ़िया कुछ नहीं, इससे बढ़िया टाइम नहीं है। अब इस राउटर पे जाते हैं, इसके कंसोल पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम करते हैं एनेबल, इसके बाद करते हैं कॉन्फ़िगर। देखो यहाँ पर आपको मेमोरी दिख रही है, नेटवर्क भी दिख रहा है, और आपको टर्मिनल भी दिख रहा है। तो मेन चीजें क्या क्या है, यहाँ आपको मेमोरी, नेटवर्क, टर्मिनल, तीनों चीजें दिख। तो यहाँ से फर्क ये है कि भैया देखो GNS पे करोगे तो लगभग सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और उसपे क्योंकि हम काम ज्यादातर टर्मिनल करते हैं तो इसलिए वो बाकी दो चीज का काम नहीं दिया है, क्योंकि बाकी दो चीजों पे अगर आपको करनी है तो वो ट्रबल शूटिंग के मोड पे किया जाए। क्लियर हो गया इतना? कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो अब अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड जाना है तो आपको क्या कमांड लिखना होगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंटर करो। देखो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा राउटर और ब्रैकेट में कॉन्फ़िग, ब्रैकेट में कॉन्फ़िग लिखा आ रहा है, इसका मतलब हम लोग कौन से मोड पे हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अगर मैं ये आपको इस वाले पे भी दिखा देता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो देखो यहाँ पर भी R1 कॉन्फ़िग हो गया, यानी हम लोग जो है वो है कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। क्लियर हो गया? ये जो मोड है NVRAM पे या नहीं चल रहा है? क्या NVRAM? नहीं, जैसे आप बोल रहे ना कि ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन मोड जो भी, हाँ, आप वो कोई मोड NVRAM। का इस्तेमाल करना चाहो तो इससे बाहर निकलना है, आप एग्जिट, कॉन्फ़िग मोड से आप बाहर आ जाओगे। मैं अभी यहाँ पे करूंगा ना कि कॉन्फ़िगर मेमोरी, सपोज लो, नहीं जाएगा ये ऑप्शन नहीं देगा अभी, क्योंकि रियल राउटर होता तो भले चले जाता। या अगर आप कॉन्फ़िगर नेटवर्क करोगे तो ये देखो नेटवर्क का पूरा कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, नहीं मिला इसको कॉन्फ़िग, नहीं मिला तो वापस आ जाएगा। यहाँ लिखा रहा है ना, देखो TFTP की प्रॉब्लम, TFTP नहीं मिल पा, या मैंने अभी सेटिंग नहीं डाली ना इसीलिए। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने का मतलब होता है TFTP सर्वर के साथ कॉन्फ़िगरेशन। यानी TFT मोड पे जो होता है, जो हाँ, जो TFTP मोड पे नेटवर्क, करते हैं। जैसे हम कोई रूट डालते हैं या कोड करते हैं नहीं, यहाँ prompt पर जो वगैरह है जो। TFTP काम आता है।
तो ये मोड समझ में आ गया अभी आपको? जी सर। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो कॉन्फ़िगर मोड में आके क्या करोगे, कॉन्फ़िगर मोड में आने के बाद किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करना है ना, तो वो कॉन्फ़िगर मोड में आकर करना। अब सबसे पहले कंप्यूटर में लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में जाते हैं तो सोचते हैं कि कंप्यूटर का नाम चेंज। तो यहाँ पर कॉन्फ़िग मोड में आने के बाद आप इस राउटर का नाम भी बदल सकते हैं। जैसे राउटर का नाम अभी हर जगह राउटर आ रहा है, मैं कुछ और रखना चाहता हूं। तो एक सिंपल कमांड है होस्ट नेम। होस्ट नेम करने के बाद आपको जो नाम रखना है वो आप, मान लो होस्ट नेम में रख देता हूँ दिल्ली राउटर या दिल्ली लिख दो। तो देखो अभी राउटर का नाम तो राउटर दिया हुआ है, और जैसे ही आप इसको एंटर करोगे देखो चेंज हो गया दिल्ली। तो ये होस्ट नेम इज, और जो नाम दोगे वो आपका कंप्यूटर का नाम चेंज करने के लिए काम। ठीक है, ये समझ में आ गया अब? जी सर। तो ये अभी बेसिक्स आपको थोड़ा बता दिया ये भी, और राउटर के बारे में भी अभी बहुत कुछ आपको पता चल गया है। और राउटर को स्टार्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगर कैसे। तो आज से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पहले पूछ सकते। तो आज के टॉपिक रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है बताओ। नो सर। ठीक है, तो इस पूरे को एक बार रिवाइज करोगे